बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर और मैं आज अकेला नहीं हूं बल्कि इमरान रियाज साहब की तरफ से, शहजाद अकबर साहब की तरफ से भी सबको अस्सलाम वालेकुम। आज चूंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं पाकिस्तान में और उसके कोई आइनी पहलू हैं, कुछ कानूनी पहलू हैं, कुछ सियासी हैं, कुछ सहाफ़ती हैं। तो एक प्रोग्राम हमने चंद हफ्ते पहले किया था, इमरान रियाज साहब और मैंने और शहजाद अकबर साहब ने, और उसमें हमने बड़ा वाज़ेह तौर पर जिन खदशात का इजहार किया था वो खदशात आज बिल्कुल मनोअन उसी तरीके से मौजूद हैं और वो न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि एक बहरान पैदा हो गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब अपनी मुद्दत मुलाजमत 3 साल पूरी होने पर कल रात 12 बजे रिटायर हो चुके हैं और नया नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। और ये प्रोग्राम जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तकरीबन एक दिन पूरा गुजर चुका है, 24 घंटे। और अब ज़रा सारी सूरत हाल का जायजा लेते हैं क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम साबिर भाई। अच्छा शहजाद अकबर साहब, सबसे पहले तो आप दोनों भाइयों से स्टार्ट हम लेते हैं कि एक तो पाकिस्तान में जो फिस्तायत है वो बिल्कुल उरूज पे पहुंची हुई है। हमारे कोलीग्स हैं, हमारे साथी हैं, एक सोहराब बरकत साहब, उनको उठाया हुआ है, एक आगा सरवर हैं, एक हैं राय गुलाम साहब। इन तीनों को उठाया हुआ है और फिर सहाफ़ियों के खिलाफ एक क्रैकडाउन एक बार फिर से शुरू हो गया है। इस पे जरा मैं कहूंगा इमरान भाई आप क्या कहते हैं? जी देखिए, इस वक्त साबिर भाई ये वक्तन फवक्तन करते हैं और ये इनकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप देखें ना, इमरान खान को जब ये अकेला करते हैं तो ये उस वक्त करते हैं जब इन्हें कोई कार्रवाई डालनी होती है। पिछली मरतबा जब आईनी तरमीम करनी थी तब इमरान खान को अकेला कर दिया। कोई वारदात इन्होंने डालनी है ना, तब ये इमरान खान को अकेला करते हैं और उसका राब्ता मुनक़ता करते हैं उसकी फैमिली से। फिर ये वारदात मुकम्मल करने के बाद कहते हैं जी आप मिल लें, हम तो मुलाकात नहीं रोक रहे। अभी इन्होंने अपनी जो वारदात मुकम्मल की, 27वीं आईनी तरमीम वाली, इस्तस्ना वाली, ताहयाती वाली, ये जितनी भी वारदात डाली गई ये दिसंबर के महीने में हुई, नवंबर के महीने में, और मुलाकातें नहीं करवाई गई। हमने अक्टूबर में बता दिया था कि ये होगा। अभी एक मरतबा फिर ये इमरान खान को अकेला करेंगे, याद रखिएगा। ये मैं आप दोनों अहबाब की मौजूदगी में बता रहा हूं कि जिस वक्त ये कुछ इंटरनेशनल गेम्स या जो गारंटीज इन्होंने अपने बैनुल अक़वामी आकाओं को दी हैं, जब ये उन गारंटीज को पूरा कर रहे होंगे उस वक्त भी ये इमरान खान को फॉर द टाइम बीइंग कुछ अरसे के लिए मुमकिन है कि ये आइसोलेशन में डाल दें। अब पाकिस्तान में एक मरतबा फिर ये जो इलेक्शन हुए, ये जाली इलेक्शन, जो बोगस इलेक्शन करवाए गए, ज़िमनी इलेक्शन के नाम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें मजीद छीन कर एस्टेब्लिशमेंट ने पीएमएलएन को दे दी और नवाज शरीफ साहब को कंफर्टेबल कर दिया। इस इलेक्शन से ये मामला शुरू होता है। देखिए, पीएमएलएन और एस्टेब्लिशमेंट कर क्या रहे, वो ये बयानियां बना रहे हैं कि जनाब हम भी इक्वली मकबूल हैं। ऐसा नहीं है कि पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी या बाकी जमातें बिल्कुल खत्म हो गई हैं। हम इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, हम इलेक्शन जीत भी सकते हैं। हालांकि वहां 5%, 10% का वो टर्नआउट है, वो कुछ भी नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि किस तरह का ये इलेक्शन हुआ हरीपुर में या लाहौर में। इस पे कोई पीपल, एक तो पीटीआई की बहुत बड़ी गलती है कि उन्हें बिल्कुल ही बाइकआउट करना चाहिए था। इन्होंने इमरान खान साहब का हुक्म ना मान के तो अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा। एक तो इनकी अपनी गलती है। लेकिन अब इस बयानिए के रास्ते में जो भी आएगा, जो ये बताएगा कि ये धांधली हुई है, ये 2 नंबरी हुई है और इमरान खान की मकबूलियत ज्यादा है, तो ये उसके ऊपर अपने जबर का कुल्हाड़ा चलाएंगे। देखिए, हम लोग तीनों जो अभी बात कर रहे हैं, हम तीनों लोग पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं। कुछ लोग जो है वो अमेरिका में मौजूद है, कुछ यूरोप में मौजूद है। उन लोगों पे ये हाथ नहीं डाल सकते। उन पे हाथ इसलिए नहीं डाल सकते कि वहां का कानून, जो बात हम कर रहे हैं, इसकी इजाजत देता है। हालांकि पाकिस्तान का कानून भी इसकी इजाजत देता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं है ना, वजह यह है। तो पाकिस्तान में जो सहाफी मौजूद है, उन्हें यह सख्त पैगाम देने के लिए कुछ और सहाफियों को गिरफ्तार किया गया। पहले आगा शेख सरवर को गिरफ्तार किया गया, राय गुलाम अली को गिरफ्तार किया गया, और उन दोनों को, अब आप लोगों को हैरत होगी, उन दोनों को शनाख्त परेड में डाल दिया इन्होंने। यानी 2 सहाफी हैं, पुलिस उन्हें उठाती है और वो दोनों बताते हैं कि हमारे ऊपर टॉर्चर किया गया। उन दोनों ने मुझे पैगाम भेजा है कि ये हमारी चमड़ी भी उतार देंगे तो हम अपना मौकिफ नहीं बदलेंगे, हम अपने मौकिफ के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान में जुल्म, जबर और फस्तायत जो हो रही है उसको दिखाने का हम अपना सिलसिला जारी रखेंगे। जो अवाम की राय है वो हम पब्लिक करते रहेंगे अपने प्लेटफॉर्म से।
ये नहीं हो सकता कि कोई हमें कुछ कहे तो हम वो आंखें बंद करके कर लें। ये उन्होंने मुझे मार खाने के बाद जब उनके ऊपर टॉर्चर हो गया, तो फिर उन्होंने मुझे जो पैगाम भिजवाया वो ये पैगाम है। मुझे जब दोस्त ये बता रहा था तो वो रोने वाला हुआ था। वो कहता उन्होंने ये कहा इमरान भाई कि वो कहते हैं कि हम नहीं झुकेंगे, ना हम पीछे हटेंगे, हम यहाँ खड़े रहेंगे डट के। ये हमारी चमड़ी भी उधेड़ देंगे ना, तो हम बाहर आके वही काम करेंगे जो हम करने वाले हैं। और ये तजुर्बा इनको पहले कई मरतबा हो चुका है। अब पाकिस्तान में जो सहाफती तंजीमें हैं उनका एक अजीबोगरीब किस्म का दोगलापन है। साबिर भाई, आपने देखा हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, हमारे कुलीग है, उन्होंने जब उनके ऊपर तनकीद की एक साहब ने सड़क के ऊपर कैमरा ऑन करके, तो वो जो तनकीद है उसके ऊपर ऐसे खौफनाक किस्म की सहाफती तंजीमों ने मामला उठाया और पूरा पाकिस्तान जो है वो दुम पे खड़ा हो गया। हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान हुकूमत जो है वो दुम पे खड़ी हो गई और उन्होंने कहा जी ये तो बहुत बड़ा जुल्म और जबर हो गया। लेकिन आप यहां देखें कि रियासत बंदों को, सहाफियों को उठा उठा के जेलों में डाल रही है और बगैर केसेस के डाल रही है, और उनके ऊपर बाद में दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं, और वो मुकदमात बनाए जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग बाहर आ चुके हैं। तो ये 2 सहाफियों के साथ किया गया। फिर सोहराब बरकत, अब सोहराब बरकत जो है वो एक कश्मीरी सहाफी है और एक बड़े शानदार पाकिस्तानी सहाफी है। वो एक जबरदस्त और जिम्मेदार कश्मीरी है, वो एक जबरदस्त और जिम्मेदार पाकिस्तानी सहाफी है, और वो एक मुहिब वतन आदमी है। मेरी उससे बहुत मरतबा बात हुई कश्मीर के इशू के ऊपर, दीगर इश्यूज के ऊपर। मैंने उनके साथ कुछ इंटरव्यूज भी किए, और जिस दिन मुझे जबरी तौर पे लापता किया गया, मैं वापस आया तो ये मुझे मिलने आया था, और मैंने इसके अंदर वो दर्द महसूस किया था। इसने कहा था मैं तो आपको ये भी नहीं कह सकता कि आप वापस आ गए, तो आपको खुशामदीद भी नहीं कहा जा सकता जो जुल्म और जबर आपके साथ रियासत ने किया। बल्कि मुझे वो ये कह रहा था कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, हम सब आपसे माफी मांगते हैं कि पाकिस्तान की रियासत ने आपके साथ बहुत जुल्म किया, बड़ी ज्यादती की है। ये इस लेवल का आदमी है। अब इस लेवल पे निशान इबरत बना रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट इसमें डेवलपमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त यूरोपीय यूनियन का मिशन मौजूद है, जो यूरोपीय यूनियन का मिशन इस वक्त GSP प्लस स्टेटस के हवाले से पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कर रहा है, उन्होंने गवर्नमेंट से पूछा, उन्होंने गवर्नमेंट से पूछा कि बताओ भाई ये सोहराब बरकत क्या है, ये आप क्या कर रहे हैं। और ये इसलिए है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया में आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल। जब यूरोप में आवाज उठाई गई तो वहां पे जो यूरोपीय यूनियन के लोग हैं उन्होंने राब्ता किया अपने मिशन से। उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर, और ये पाकिस्तानी है जिन्होंने ये काम किया है, और मैं इन्हें जानता हूं, इन पाकिस्तानियों को जिन्होंने ये आवाज यूरोप में उठाई है, मैं उन पाकिस्तानियों को जानता हूं, उनमें खातून भी हैं। इन्होंने यूरोपीय यूनियन के मिशन को बाकायदा लेटर्स और मैसेजेस किए। इन्होंने कहा जी आप ये देखें, ये पाकिस्तान के अंदर सहाफियों को उठा रहे हैं, आप वहां पे मौजूद है, आपकी मौजूदगी में कर रहे हैं। उन्होंने फिर जब सवाल किया तो गवर्नमेंट ने कहा जी एक्टिविस्ट है तो इसको पकड़ा है, तो ये, तो अब उन्होंने फिर तसल्ली अपनी की है, तो उनके सामने ये सारे हकायक आना शुरू हो गए कि जनाब इसको क्यों पीका एक्ट लगाया गया, इसको क्यों पकड़ा गया, ये NCC ने वो तो एक गिरफ्तार किया और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रहा है। जाहिर उन्होंने यही बताना है कि पीका एक्ट है और ये है और वो है। तो शहजाद अकबर साहब, ये सारा जो अनरेस्ट है, सहाफियों की पकड़ धकड़ और ये क्योस पैदा कर दिया गया बाकायदा तौर पे, और पाकिस्तान को इस वक्त मजीद बहरानों का शिकार कर दिया गया है, इसके बारे में बताएं कि इस वक्त स्टेटस क्या है। नोटिफिकेशन 3 साल का हुआ था, वो खत्म हो गया कल रात 12 बजे और 24 घंटे गुजर चुके हैं। अब अगला जो है इस वक्त स्टेटस क्या है, कौन है इस वक्त सिपा सलार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा खाली, आर्मी चीफ का ओहदा खाली, और ये सारा प्रोसीजर कैसे पूरा होगा? जी समर भाई, देखिए ये सारी जो चीजें हैं ना, इवन इन सहाफियों का उठाए जाना, इमरान खान से मुलाकात ना करवाना, और इस वक्त की जो तमाम सूरत हाल है, ये आज 29 नवंबर जो है इसके साथ बड़ी जुड़ी हुई है, क्योंकि 28 नवंबर रात 12 बजे तक की वो डेडलाइन थी कि 2024 के अंदर कानून साजी जो होती है, दोबारा से आर्मी एक्ट में तब्दीली होती है और वो आर्मी चीफ का ओहदा 5 साल के लिए कर देती है। उससे पहले नवंबर 2022 में आसिम मुनीर साहब की तैनाती होती है 3 साल के लिए, जो वैलिड है टिल 28 नवंबर 2025। वो कल रात गुजर गई। अब जो 5 साल का कानून बन गया पाकिस्तान का, रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं और जो आपके सेक्रेटेरिएट के मैनुअल्स हैं, वो बड़े वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कानून की अमलदारी कैसी होती है। इस पे हम बड़ी बहस कर चुके हैं। कानून की अमलदारी के लिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा, कानून आज खुद जो है, ये कोई मतलब वो पुरानी दरे की बंदूक नहीं है जो खुद ही चल जाती है। ये बड़ा इसके लिए बड़ा इसका एक निजाम है, इंतजाम है।
आपको पता है कि जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन और बाजवा साहब वाले मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, जिसके बाद फिर कानून साजी हुई और वोट को मांगने वालों ने भी आकर खुद वोट दिया, उस वक्त उस पूरे 3 दिन की जो लीगल प्रोसीडिंग्स थी और जो फैसला आया था, उस फैसले का निचोड़ यही था कि जब तक आपके प्रोसीजर्स पूरे नहीं होते, बाकायदा नोटिफिकेशन उस जगह से इशू नहीं होता जहां की कानून गुंजाइश पैदा करता है, उसके अलावा सब अबस है। देखिए उस केस में क्या था, उस केस में भी ये था कि जी टीवी के ऊपर एक इमरान खान साहब का सिग्नेचर चल गया था कि जी एक्सटेंशन दे दी गई है, जबकि प्राइम मिनिस्टर तो नहीं एक्सटेंशन दे सकता ना ही उसने नोटिफिकेशन इशू करना होता है। जी हाँ। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी उस सेक्शन अफसर या डिप्टी सेक्रेटरी के नोटिफिकेशन का पूछ रही थी, किधर है वो नोटिफिकेशन, और वो नोटिफिकेशन ना होने की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा मामला चला। फिर वहां से थोड़ा सा उनको रिलीफ मिला, जिसके बदले में आइन साजी करनी पड़ी। आज फिर वही सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन इशू नहीं करवाया गया। उसकी वजह से आज जब 29 नवंबर का सूरज उसको गुरूब हो चुका है। तलु नहीं, अब तो गुरूब हुआ ना, जब हाँ तलु जी। हुआ उस वक्त पाकिस्तान की फौज जो है वो हेडलेस हो चुकी है। जी इस वक्त कोई लीगल कमांड इसके ऊपर मौजूद नहीं है। ठीक है, हमारा जनरल साहब, फील्ड मार्शल साहब से जाती 10 किस्म का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो सिपाह है वो एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड से महरूम हो चुकी है। मैं तो एक बड़ी सिंपल सी बात करता हूं कि यार आप इसमें क्लैरिटी कर दें, क्या चीज इसमें आ रही है कि आप एक नोटिफिकेशन जारी कर दें, आप इवन कोरिजेंडम जारी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अब अच्छा मजे की बात यह है कि इस वक्त जो हुकूमती हलके हैं वो 2-3 बातें कर रहे हैं। हुकूमती हलकों में आप माशाल्लाह हमारे जो बड़े बड़े अखबार टीवी भी आते हैं, उनका ये कहना है कि जी वो बस नोक पलक दुरुस्त हो रही है क्योंकि नया दुरुस्त। मैंने कहा यार ये नोक पलक, ये तो रातों रात पूरी अमेंडमेंट लिख लेते हैं, तो ये नोक पलक दुरुस्त होने में क्या चीज है। दूसरी ये चीज बेची जा रही है कि अब वजीर-ए-आजम साहब वापस आ रहे हैं तो अगले 2-3 दिनों में सीडीएफ के ओहदे का नोटिफिकेशन होगा और बहुत बड़ी तकरीब में उनको वो कमांड दी जाएगी सीडीएफ की, और साथ आर्मी चीफ कंकरेंट चलेगा। अच्छा, अब अगर ये वाला चूरन ले लिया जाए तो इसमें बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो जाती है। साबिर साहब जरा इस पर गौर करें। जी जी वो जी। ये है कि जो तशरी इस वक्त आइन की और कानून की राना सनाउल्लाह कर रहा है, उसके मुताबिक सीडीएफ का ओहदा शुरू होगा 2025 से लेकर 30 तक, जी हाँ। और आर्मी चीफ का ओहदा जो है वो 2022 से लेकर 2027 तक हो गया। 27 तक। यानी कि 27 में फिर सवाल पैदा हो जाएगा कि 5 साल की एक्सटेंशन, तो 27 से वो बन जाएंगे आर्मी चीफ 32 तक और सीडीएफ रहेंगे 30 तक। 30 में ये होगा कि अच्छा आप तो सीडीएफ खत्म हो गए लेकिन आर्मी चीफ हैं, तो फिर सीडीएफ बन जाएंगे 30 से 35, और फिर 32 में जाके मतलब ये क्या किया इन्होंने। ये मतलब ये देखिए ना, इस वक्त आप इस बात पे जरा गौर करें कि इस वक्त जो 2-3 सिनारियोस पैदा हो रहे हैं उसमें चित भी मेरी है और पत भी मेरी है। ये मतलब एक अजीबो गरीब किस्म की। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा तौक़ुफ़ करके ये तो होगी ना कि वो जिस तरह से सारी जिंदगी फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज मेजर जनरल पोस्ट हमेशा से वो अपने ऊपर जो लगाते हैं तारे, वो किस्मत के हाल से और उनकी सितारों की चाल से लगाते हैं। लेकिन उसमें अब एक और बड़ी चीज इस वक्त आ गई है। ये 2 दिन कबल शहबाज गिल साहब ने भी स्टोरी की है, मैंने भी आज ये बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी की है कि ऑल इज नॉट वेल इन रावलपिंडी। देखिए इस वक्त जो मुद्दे की बात है ना, मुद्दे की बात यह है कि 3 4 स्टार सीटें खाली हो रही हैं, सॉरी 2 4 स्टार सीटें खाली हो रही हैं और एक ऐसी 3 स्टार सीट खाली हो रही है जो 4 स्टार को बनाती है। यानी कि एक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक जो आपका वो स्ट्रेटेजिक कमांड की 4 स्टार जो वो ज्वाइंट चीफ को करता है, अलग करता है वो, और तीसरी जनाब अगर यहाँ से मौजूदा आईएसआई चीफ को जैसा तवक्को की जा रही है, सीनियर मोस्ट है, उसको ऊपर ले जाते हैं तो आईएसआई की भी खाली हो जाती है। अब इशू ये है कि इस 3 सीटों के लिए कम से कम 30 के करीब जर्नैल जो है मैदान में आ चुके हैं इस वक्त। यकीन जानिए इस वक्त वो कबीलों की जंग ना, मुझे ऐसे लगता है वो अर्तुगरुल गाजी का ड्रामा चल रहा है, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी इतलात हैं, बहुत सारे आप कह लीजिए अफवाहें भी हैं कि पता चला है कि पिछले कुछ दिन कबल एक बड़े साहब के भाई को भी उठाया गया, उससे बड़ी पूछगछ की गई। जब उसकी कहते हैं झोली को फरोल के देखा तो उसके अंदर से अपने ही दफ्तर के एक और बहुत बड़े बॉस निकल आए, उनके बीच में कोई साझेदारी थी। तो ये एक बड़ी लंबी दास्तान इस वक्त खड़ी हो चुकी है और वहां पर इस वक्त जो अलाइनमेंट्स हैं ऐसे हो रही हैं कि हमारी इतला ये है कि जो नंबर 1 पे बैठे हुए हैं
वो भी इस वक्त कंफर्टेबल नहीं है कि किस पे ट्रस्ट किया जाए और किस पे ना ट्रस्ट किया जाए। यही वजह है कि इस वक्त इशू जो है साबिर साहब सिर्फ आर्मी चीफ की लेजिटिमेसी का नहीं रह गया। अब तो सवाल खड़ा हो गया है कि आइन ने सीडीएफ का ओहदा बना दिया है, हु इज सीडीएफ। आइन ने ज्वाइंट चीफ का ओहदा खत्म कर दिया है, तो उसकी जगह जो अब स्ट्रेटेजिक कमांड का बंदा आया है, हु इज दैट पर्सन। और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, ये तमाम अब सवाल खड़े हो चुके हैं। तो ये एक मैं समझता हूं आपके यहाँ इस वक्त मिलिट्री स्ट्रेटेजिक कमांड का एक सीरियस क्राइसिस खड़ा हो चुका है। अब मैं जरा इमरान रियाज साहब आपकी तरफ आता हूं कि ये 27वीं गैर आइनी तरमीम हुई, उसके दो पोर्शन थे, एक जुडिशरी से मुतालिक, एक था फौजी क़यादत से मुतालिक। जुडिशरी वाले पोर्शन पे 8 घंटे के अंदर अंदर अमल हो गया, सब कुछ A to Z। जज भी आ गए, ओथ भी हो गया, तकरीब भी हो गई, तमाम मुसल्लह अफवाज वहां पे पहुंच गए। लेकिन जो उसका दूसरा पोर्शन था वो था फौजी क़यादत से मुतालिक, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो भी उस वक्त हो सकता था, तो वो क्यों नहीं किया शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने और मरियम साहिबा ने? और क्योंकि आप जरा थोड़ी देर के लिए, जैसे हम उस दिन बैठे थे ना कि नवाज शरीफ बन के सोचें, तो नवाज शरीफ बन के सोचें, शहबाज शरीफ बन के सोचें, वो ये क्यों नहीं कर रहे, इसके पीछे क्या है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है जाती उम्रा में कि वो जानबूझ के ये क्योस पैदा कर रहे हैं और कोई ना कोई जरूर डिमांड लिस्ट दी होगी या कुछ ना कुछ किया होगा। जी इमरान भाई। जी साबिर भाई, थैंक यू। देखें, नवाज शरीफ बन के सोचना ना बहुत खुद एक एक्सरसाइज है, बहुत मुश्किल है। मियां साहब बनने थोड़े से सर पावे खा लें, थोड़ा निहारी साथ खा लें, मगज खा लें, बन जाएंगे आप मियां साहब। उसके लिए अपनी जो है वो एक अपने उसूलों को भी कत्ल करना पड़ता है। हाँ। अपनी इकदार को दफन करना पड़ता है। उसके लिए जो अपनी सियासी और कौमी गैरत है उसको दफन करना पड़ता है। फिर आप जाके वो एक कॉम्बिनेशन बनते हैं ऐसी चीजों का। मियां साहब ने तो बहुत मायूस किया जो थोड़े दिन पहले किया मियां साहब ने, और वहां मियां साहब का एक जुमला, वो सारी कॉन्फ्रेंस में एक ही जुमला था जो मियां साहब का अपना जुमला था। बाकी सारी वो कहानी है जो ISPR कभी सुना देती है, कभी मरियम नवाज, कभी मरियम औरंगजेब, कभी अता तारड़, वो सारी वही कहानी है। और वो झूठो झूठ चुताली है क्योंकि आगे फॉर्म 47 है। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनका जुमला एक ही था कि वो सारे किरदार जो इमरान खान को लाने के लिए जिम्मेदार थे, उन सारों को निशाने इबरत बनाने का मियां साहब ने मुतालबा कर दिया था। हुक्म। बाद में वो बाजवा साहब ने गालिबन राब्ता किया होगा मलिक अहमद खान से, उन्होंने आके बाजवा साहब की सफाइयां दी, यानी उनको निकालने की कोशिश की मियां साहब की सफाइयां देके। फिर राणा सनाउल्लाह साहब ने बाद में कहा जी हम ये इसके ऊपर ही फंसे रहेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो सारे जो है बाद में गोगलुओं से मट्टी झाड़ रहे थे और अपनी अपनी जान छुड़ा रहे थे। लेकिन मियां साहब जो एक्चुअली करना चाहते थे वो करके निकल गए थे। साबिर भाई, हमें ना बुनियादी नुक्ते पे एक पे जाना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि शहजाद अकबर साहब इस सिस्टम के अंदर काम करके आए हैं और ताजा ताजा काम करके आए हैं, बल्कि काम डाल के आए हैं। तो ये जो सिस्टम है ना, इसको शहजाद अकबर साहब बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और अभी वो सारे बंदे रिटायर भी नहीं हुए। ये शहबाज गिल और शहजाद अकबर को बाद वो चीजें पता चलती हैं जो जर्नलिस्टों को पाकिस्तान में पता नहीं चलती। उसका रीजन ये है कि इनके बड़े मेहरबान जो हैं वो सिस्टम के अंदर अभी भी उड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, इनसे राब्ते में रहते हैं कि जनाब ए हो गया तो वो हो गया। अब वो खुद तो बोल नहीं सकते, वो शिकायतें लगाते हैं। कुछ लोग साबिर भैया आपको बताते हैं, कुछ लोग मुझे बताते हैं। तो हमारे अपने अपने सोर्सेज होते हैं, बिकॉज ये लोग सिस्टम का हिस्सा थे, तो इनको बाज़-औक़ात मालूमात कुछ चीजों की मिलती है। हमें ना आम आदमी के लिए वो बुनियादी सवाल उठाना है जो एक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, हम उसकी बुनियाद पे जब तजिया करते हैं ना, तो आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है। हम अपने आप को तो मुतमईन कर लेते हैं, अपने आप को कंफर्टेबल कर लेते हैं, अपने सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं, लेकिन आम आदमी का सवाल यह है कि क्यों, वजह। तो भाई ये तो आपस में राजी हैं, ये तो हंसी खुशी हैं, वो एक दूसरे को रिश्तेदार कहते हैं, एक दूसरे को बहन भाई बनाया हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन रोकना क्यों, इसको तोड़ना क्यों, इसके अंदर ताखीर क्यों, अदलिया वाला साला पोर्शन हो गया तो ये वाला पोर्शन रह गया तो क्यों? आम आदमी ये सोचता है कि ये तो शेरो शकर है। यानी आसिम मुनीर साहब के और नवाज शरीफ साहब की जो भाईबंदी है, अब उसके अंदर तो कोई हवा भी इनके बीच में से नहीं गुजरती। आम आदमी को तासुर ये है
मरियम नवाज साहिबा के जिस किस्म के प्रोटोकॉल आसिम मुनीर साहब ने किए हैं, या जिस तरह मरियम नवाज आसिम मुनीर साहब को उठा के रखती हैं गेम उनको जबरदस्त तरीके से, और जिस तरह उनकी प्रमोशन होती है पंजाब में, वहां कहीं भी नहीं होती। तो इसमें फिर हम कहां से एक ऐसा बयानिया कैसे आ सकता है बीच में जहां पे कोई दूरी पैदा हो जाए? तो सादी बात यह है कि हम तीनों को मिलकर तलाश करना है कि नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर से ऐसा क्या मांगा कि जिसकी वजह से मियां साहब नोटिफिकेशन दबाकर बैठे हुए। अच्छा जी, अब सवाल सादा सादा ये है, मैं आपको वन लाइनर यही है साबर भाई, इसका आप जवाब दें या शहजाद अकबर साहब ने, या मैं ढूंढूं। सवाल यही है कि ऐसा क्या मांगा जो अभी तक नहीं मिला। मैं उस तरफ मैं ये इस सवाल के साथ एक और बात जोड़ता हूं कि ये हम नहीं है, यानी कि पीटीआई नहीं कह रही, अपोजिशन नहीं कह रही, और हम जो नाकदीन है, वो मीडिया जो नाकद है इस वक्त, वो नहीं कह रहा। ये मेरे सामने एक ट्वीट है, वो मैं पढ़ के सुना देता हूं, और आपकी नजर से गुजरा होगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की दस्ते रास्त, हाँ, अपने नाजरीन के लिए, हाँ बिल्कुल, उनका बड़ा डिटेल में ट्वीट है, वो मैं पूरी वो आपको बताता हूँ। शहजाद अकबर साहब ही सुन लें। हम तैयारा नौरीन सलीम जंजुआ साहिबा ने एक ट्वीट किया, ठीक है जी। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन का शोर मचा हुआ है, इस बारे में जय्यद सहाफियों में से कोई मुझे बताए कि क्या जब 27वीं आईनी तरमीम में वाज़े तौर पर आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम हुई और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भी दे दिया गया, तो क्या जरूरी है नोटिफिकेशन वजीर आजम दोबारा जारी करें? अब इसका जवाब ना इमरान ने दिया, ना शहजाद साहब आपने दिया, ना मैंने दिया। तो ये है जी, हाँ, इसका जवाब। और शहबाज शरीफ साहब कहां पे, पहले ये बता दें आप। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में है, बहरीन गए थे, बहरीन से वो लंदन आ गए। अब यहाँ पे डॉक्टर शमा जुनेजो, जो कि शहबाज शरीफ साहब की काबीना में शामिल हैं इस वक्त, वो ट्वीट देती हैं, वो कहती हैं हाँ, इसी को टैग करके जो पीछे मैंने पढ़ के सुनाया, वो कहती हैं हाँ, बेशक ओहदा कानूनी है, लेकिन इसे संभालने के लिए जो भी अफसर चार्ज लेगा उसका नोटिफिकेशन होना जरूरी है कि वो किस तारीख से इस ओहदे पर चार्ज ले रहा है और कब तक वो पोस्टिंग जारी रहेगी। अगर नोटिफिकेशन के बगैर चार्ज संभालना कानूनी मसाइल पैदा कर सकता है, जिसने भी ये लूप होल पैदा किया है वो चीफ का हमदर्द नहीं है। जनाबे शहजाद अकबर साहब। सर देखें, पहली तो बात है कि जिस शमा की आपने भी जलाया है, वो तो नून लीग में तो है, इस तरह से लीडरशिप है, उस तरह से साथ लोग खड़े हुए हैं, सारी मफाद की बात है। यूनाइटेड नेशन गेट के बाद वो जो जनरल असेंबली का डिजास्टर हुआ, तो इनको काफी ज्यादा जो है वो आप कह लीजिए कि डिस्टेंस कर दिया गया, शट अप कॉल्स में मिली, बहुत कुछ हुआ। तो उसके बाद से तो खातून काफी दुखी हुई हैं। जहां तक ये बात है, जो वो बात वो करी ना, असल बात तो सबको सच्ची पता है, सच्ची बात तभी निकलती है जब आप दुखे हुए होते हैं। अब चले, अगर ये जो इस वक्त ये जो दूसरी साहिबा हैं, क्योंकि जहाज में भी सवारियां चढ़ती उतरती रहती है ना, तो अब वो जो हालिया सवारी चढ़ी हुई है, उनका अगर ये कहना है कि जनाबे वाला नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो मुझे एक बात बताइए, कमर जावेद बाजवा साहब को मैं दोबारा आपको याद करा देता हूँ, उनका एक एक्सटेंशन होती है, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसे दुरुस्त नहीं है, इसके लिए कानून साजी की जरूरत है। उसके साथ वो एक उनको पीरियड देते हैं, उसके अंदर पार्लियामान का इजलास बुलाया जाता है, कानून साजी हो जाती है। अब आप दोनों भाई मेरे सहाफी हैं, आप तो बड़ी बारीक नजर रखते हैं हर चीज के ऊपर, मुझे बता दें, वो जब पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया था जिसमें वो कह रहे हैं 2/3 अक्सरियत से, कानून में बाय द वे सादा अक्सरियत चाहिए होती है, लेकिन वो 2/3 अक्सरियत से पास हुआ था आर्मी एक्ट का, उसके बाद नोटिफिकेशन इशू हुआ था बाजवा साहब का, ये वो कानून तो ही लगे बजे पर्दे से नोटिफिकेशन हुआ था, नोटिफिकेशन इशू हुआ था ना सर। तो अगर उनका भी नोटिफिकेशन इशू हुआ था, हर चीज का नोटिफिकेशन इशू होता है, तो वो जो बात आप हमसे बल्कि पहले 6 महीने का हुआ, वो पहले 6 महीने का हुआ था आर्जी तौर पे, फिर अगला हुआ था जब अच्छा मैं वो अच्छा, अब उस नोटिफिकेशन पे मैं आपने लतीफा भी,
जी हाँ। जी सर, वो नोटिफिकेशन 6 महीने का, फिर उसके बाद दूसरा नोटिफिकेशन इशू हुआ, और फिर मैं आपको हजूर बताता हूँ, रवायत के मुताबिक जब नोटिफिकेशन इशू होता है तो जिसका नोटिफिकेशन इशू करवाते हैं ना, नीचे सेक्शन अफसर से लेके ऊपर तक, वो सब फिर जिसका नोटिफिकेशन इशू होता है उससे इनाम लेते हैं। ये भी एक इनकी कह लेना रवायत है। तो जिस दिन ये नोटिफिकेशन इशू हुआ, उस वक्त जितने जर्नैल वहां मौजूद थे, जिनके साथ हमने उन दिनों में कुछ 7-8 दिन भी गुजारे थे, उन बशमूल उनके और लॉ मिनिस्ट्री में जनाब हमारे जो कुलीग थे फरूख नसीम साहब को, सबको नकद इनाम दिया गया था बाजवा साहब की तरफ से, मां सिवाय आपके इस दोस्त के। क्योंकि मुझे तो पता नहीं बाजवा, अच्छा मुझे जब ये सारी बात पता चली तो मैंने अगले दिन उनसे तकाजा भी कर दिया। मैंने कहा हजूरे वाला, आपको हमारी कोई कमी में, हमारी क्या कहते हैं ना, परफॉर्मेंस में कमी नजर आई कि आपने सबको नकद इनाम दिया और आपने हमें नकद इनाम नहीं दिया? तो ये वाली जो चीज है, ये तो आपके सामने पूरे रिकॉर्ड पे मौजूद है, आसिम मुनीर साहब भी जानते हैं, सब चीज है। मेन मकसद वही है जो आपने सवाल किया कि ऐसा कौन सा वो सवाल है जो नवाज शरीफ ने डाल दिया है जिसको हल नहीं किया जा रहा और जिसकी वजह से अब ये लेतो लाल की जा रही है। मुझे एक बात बताइए ना, कि वो जब आपको होता है कि किसी चीज में डाउट ना रहे एंड यू आर ऑल पावरफुल, तो आप कहते हैं वो चीज भी कर गुजरो जिसका कोई जरूरत भी नहीं है। तो इस वक्त ये जो एक इशू बना हुआ है पूरे मुल्क के अंदर कि नोटिफिकेशन नहीं है, और ये खुद जानते हैं कि नोटिफिकेशन, देखे ना, अगर इनको इसके ऊपर कोई मशवरा चाहिए तो सिंपल एक काम करें, हर मिनिस्ट्री के अंदर ना 2-3 बाबे होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर भी ना 2-3 बाबे, एक सेक्शन अफसर, एक डिप्टी सेक्रेटरी, जो पिछले 30-35 साल से उधर बैठा हुआ है, उसको बुला के ना जरा पूछ ले, वो बता देगा कि हजूर इस वक्त आप आर्मी चीफ नहीं है, आपका नोटिफिकेशन नहीं है, आप मेहरबानी करें अभी से बैक डेट में नोटिफिकेशन करा लें। तो क्योंकि शहजाद अगर ये अकबर साहब, नहीं हम है, जो मर्जी कह लें, इस वक्त आर्मी चीफ नहीं है, तो वैसे भी हम कह ही जी देते जी, हैं, लेकिन हाँ जी। नहीं, अब तो देखे ना, अभी तो सबसे बड़ा आपके पास डिफेंस ही है कि जब आपको अफजल मजोके की अदालत में आपके खिलाफ पर्चा होगा तो आप कहेंगे जी मुझे एक आप नोटिफिकेशन दिखा दें कि मैंने आर्मी चीफ की तौहीन की है, तो मैं फिर गिल्टी का प्लीड कर लूंगा। लेकिन अगर नोटिफिकेशन ही नहीं है शहजाद तो भाई, हम देखें, आप दोबारा वो टेक्निकल बात बता रहे हैं जो मेरे और आपके हाजमे के लिए, या साबिर भाई का बहुत बड़ा हाजमा है, उसके लिए आम आदमी पूछ रहा है कि होया क्यों नहीं। ये क्या ऐसा मांग रहे हैं मियां जी साहब कि जनाब ए नोटिफिकेशन चाहिए ते ए काम कर लो? ऐसा क्या है इसके पीछे? उसको। निक्की अच्छा, जी हाँ, निक्की जी एक हाँ बात। मांग रहे हैं बस वो। जी जी, इसमें जी जी साहब भाई। जी, उसमें देखें, एक तो क्या मांग रहे हैं, दूसरा ये जो अभी आखिरी जुमला है ना जी, शमा जुनेजो साहबा का, वो बहुत कीमती जुमला है। वो कहती हैं कि जिसने भी लूप होल पैदा किया है वो चीफ का हमदर्द नहीं। अब ये 27वीं गैर आईनी तरमीम तो सारी की सारी जैक ब्रांच में तैयार हुई है जी। यार, ये सारे जो इनकलाबी थे, ये सारे अब चीफ के हमदर्द बन गए। ये सिविलियन सुपरमेसी के दावे करने वाले अब ये जनाब भूटो वालों को बताएंगे कि आपका कौन हमदर्द है और कौन नहीं है। ये आलम हो गया भाईजान। तो शहजाद अकबर साहब, ये क्या मामला है? डिमांड पहले तो बताएं ना, उसको जरा हम अगर उसके साथ लिंक कर लें। इमरान खान साहब, एक तो पाबंदी है, कैद तन्हाई, और वो, और अलीमा खान साहिबा ने ऑन द रिकॉर्ड ये बात की है कि उन्हें 12 दिन पहले, आज से 12 दिन पहले ये बता दिया गया था कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा आपकी मुलाकात नहीं जी हो सकती। उसके बाद आते हैं नवाज शरीफ साहब। नहीं, तो नवाज शरीफ साहब, नोटिफिकेशन इमरान खान ने तो नहीं करना। हाँ जी। अब जरा टाइमिंग देखें, नवाज शरीफ साहब किस दिन आते हैं? तकरीबन 8 फरवरी के बाद वो आते हैं, उस दिन जिस दिन साहिर शमशाद मिर्जा साहब घर जा रहे हैं, और 26 नवंबर को 1 साल हो गया है। उस दिन वो जी आते हैं, पर्चियां लेकर आते हैं, पर्चियां देख देख कर पढ़ रहे हैं वो, और पढ़कर अपनी डिमांड लिस्ट भी बयान कर देते हैं। और साथ ही एक पहले दिन नवाज शरीफ साहब अपेयर होती हैं, वो कहते हैं फितना खत्म करें। उधर से मरियम साहिबा आती हैं, फितना। DGISPR कहते हैं फितना। मामला क्या है? डॉन ली का किरदार मत भूलिएगा, परवेज रशीद भी आकर यही बात दोहराता है। जी मतलब जिस वक्त इन लोगों को मुनकर नकीर का सोचना चाहिए, वो लोग इस वक्त कब्र से उठकर कह रहे हैं कि फितना खत्म करें। देखिए साबिर साहब, देखिए ये बात तो हम इस पे पहले भी 2-3 दफा बहस कर चुके हैं। 2-3 डिमांड्स हैं नवाज शरीफ की जिसकी वजह से सींग फंसे हुए हैं। एक तो है कि जी इमरान खान साहब के मामले का कोई परमानेंट हल करे, ये अल्फाज हैं हाँ, उनके। छुटकारा मैं मांगते हैं। इसकी
जी, मैं इसकी कोई तशरीह नहीं करना चाहता, क्योंकि ये नहीं, ऐसी तशरीह है जिससे पूरे मुल्क में इंतशार फैल सकता है अगर इस तरफ कुछ सोचा भी किसी ने तो। बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो डिमांड है वो है कि जनाब री इनकारनेशन, वो री इनकारनेशन मांग रहे हैं नवाज शरीफ साहब अपने के लिए। अब उस री इनकारनेशन में मसला जो है ना साबिर साहब, वो रुकावट जो है वो सिर्फ एक तरफ से नहीं है। रुकावट देखिए, ये नहीं है कि नवाज शरीफ को दोबारा वजीर आजम, अभी आप एक सवाल पैदा करें ना, अभी अब आपने हर वक्त फौज की तरफ देखते रहना है। इस वक्त आपके पास सिंपल मेजोरिटी है, आपकी 2 दिन के पहले जो नोटिफिकेशन हुई है, अब आपके पास सिंपल मेजोरिटी आ चुकी है। आप अगर इतने जोगे हैं तो बना दो नवाज शरीफ को वजीर आजम। अब उसके लिए चूंकि वो देख उस तरफ रहे हैं और वो कहते हैं कि जनाब आपने बनाना है और दोबारा बनाना है या उसकी अप्रूवल मांगी जा रही है, ये एक मेन वजह नजर आती है। बिल्कुल ठीक इसमें है। एक रीजन और है हाँ साबिर जी, भाई, जी, जी इसमें भाई। एक चीज और है। नवाज शरीफ साहब के पास अगर आज ये इख्तियार हो कि वो शहबाज शरीफ की जगह वजीर आजम पाकिस्तान बन सकते हैं, तो ये हम तीनों जानते हैं कि वो बिल्कुल वक्त नहीं लगाएंगे। ये वही नवाज शरीफ है जिसने शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दिया और शाहिद खाकान अब्बासी को बना दिया था कि जी। अगर ये वजीर आजम बन गया तो इसको आदत पड़ जाएगी वजीर आजम बनने की, तो फिर मेरा क्या बनेगा। यानी मैं अपने भाई को वजीर आजम नहीं बनाऊंगा, मैं किसी और को बना लेता हूं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये वजीर आजम के तौर पे अपना लोहा मनवा ले या ये कहीं पे कामयाब ही ना हो जाए, तो कल को मैं फंस जाऊंगा। तो इन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को बना लिया था वजीर आजम कि मैंने वापस आना है, इसलिए मेरा रास्ता रहना चाहिए। ये है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के पास आज मौका है ना, सादा मेजोरिटी उनके पास आ गई है। आप दोनों गौर कीजिए, बल्कि अगर आप अपने प्रोड्यूसर से बोलें कि वो यहाँ पे इसके ऊपर फोटो लगाए नवाज शरीफ की, वो वाली फोटो जब मियां नवाज शरीफ साहब को धूप लगवाई गई थोड़े दिन पहले 26 नवंबर को, वो फोटो निकालें और ये कपड़े आप मैच करके देखें, ये मियां साहब के वो कपड़े हैं जो वो बतौर वजीर आजम पहनते थे। ये एग्जैक्टली वही कपड़े हैं। जी, ये कपड़े निकाल के जी। इन कपड़ों को भी धूप लगवाई गई है, इनको इस्त्री करवाया गया है और मियां साहब ने दोबारा ये वाली वेस्ट कोट उसी अंदाज में पहनी है। और मास्क भी मियां साहब ने अपना गायब कर दिया था कि मेरा मुंह जो बंधा हुआ है, मेरा मुंह जो बंद है, वो मुंह भी मैंने अपना खोल दिया। इसमें बहुत सारे पैगामात मियां नवाज शरीफ साहब ने देने की कोशिश की है। ये जो मुंह के ऊपर खाली नकाब चढ़ाते थे, नाक को छोड़ देते थे, ये इसके रीजन है। मियां साहब कुछ सिंबॉलिक चीजें कर रहे थे और उन्होंने वो सब कुछ उतार के बताया, नाउ आई एम रेडी, नाउ आई हैव द सिंपल मेजोरिटी। अब मेरे पास सिंपल मेजोरिटी है, मुझे जरदारी की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, मैं अपना वजारत उज़्मा ले सकता हूं। प्रॉब्लम कहां फंस जाती है आके कि मियां साहब के हल्के में यास्मीन राशिद साहिबा इलेक्शन जीती हैं और पाकिस्तान के अंदर जो खौफनाक तरीन धांधलियों वाले हल्के हैं उनमें एक नवाज शरीफ का है। और ये जो आईनी अदालत है, इसके जजेस पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चलने वाले जजेस हैं। नवाज शरीफ को डर इस बात का है कि मैं आगे वजीर आजम बन जाऊं और एस्टेब्लिशमेंट की मेरे पास अप्रूवल ना हो या मेरे नीचे हाथ पक्के ना हो या पांव मेरे जमीन पे पूरी तरह ना हो और किसी वक्त छोटा सा मामला बिगड़ जाए और ये आईनी अदालत से कह के मुझे घर भेज दें और मैं फिर फारिग हो जाऊं चौथी दफा। तो मियां साहब इस कैलकुलेशन के अंदर ये बोल्ड स्टेप नहीं ले पा रहे जो वो लेना चाहते हैं। एक और बात, शहजाद अकबर साहब, गिलानी साहब ये ऑन द रिकॉर्ड बात ला चुके हैं कि जनाब ये तो 50-50 का फार्मूला था कि वजीर आजम भी 50% आपका और 50% हमारा होगा, यानी 2.5 साल जितनी भी मुद्दत होगी। स्पीकर का ओहदा भी तकसीम होगा पीपल्स पार्टी और नून लीग में, चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी होगा तकसीम। तो क्या इसी तरीके से फिर ईवान सदर का ओहदा भी तकसीम होगा कि 2.5 साल रखेंगे। तो अगर उस फार्मूले को लेते हैं तो इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब वो सारे फार्मूलाज एक साइड पे रखें, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएं और मैं अब इंडिपेंडेंटली हुकूमत करूंगा और फिर मैं ही आके नोटिफिकेशन करूंगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। मैं ये कह रहा हूं साबिर भाई कि देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं, इस बात में हकीकत इसलिए नजर आती है कि अगर आप पीपल्स पार्टी के दोस्तों से राब्ता करें तो वो आपको ये बात कंफर्म कर देंगे कि वादा तो उनको वही हुआ था जो गिलानी साहब कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनको कन्वे कर दिया गया है। बल्कि कुछ रोज कबल ये मैंने बात भी की थी कि बाकायदा तौर पर गवर्नरशिप्स भी वापस ली जा रही हैं, पंजाब की और केपी की गवर्नरशिप भी वापस ली जा रही है। शहबाज शरीफ का इस वक्त हालिया दौरा जो लंदन है, उसमें वो केपी के एक बहुत बड़े खानदान के साथ कहते हैं बिल मुशाफा मुलाकात के लिए भी वो आए हैं।
वो सैफुल्लाह को ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले कोशिश की थी शेरपाव वगैरह को अपने साथ मिलाने की, उन्होंने इनकार कर दिया। इस वक्त ये डोरे डाल रहे हैं सैफुल्लाह के ऊपर कि अगर वो आ जाते हैं तो उनको केपी की गवर्नरशिप भी ऑफर हो रही है और आगे चलकर सीएमशिप भी ऑफर हो रही है, क्योंकि इस वक्त उन्हें सुहेल अफरीदी बहुत ज्यादा खटक रहा है, उनको भी और उनके मास्टर्स को भी। तो वो भी इसको एज अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खत्म करवाएगी इस्टेब्लिशमेंट और उधर जाके अपना हम जनाब एक थोड़ा सा दिहाड़ी लगा लेंगे। तो ये उनकी सोच है। लेकिन जहां तक ये बात है कि अब वो ये कितना इस चीज से पीछे हट सकते हैं या नहीं, और उसी चक्कर में शहबाज शरीफ ने एक काम तो बड़ा अपने तौर पर बहुत अच्छा किया है, क्योंकि उसने जो खिदमत की है एस्टैब्लिशमेंट की, बल्कि आप ये देखिए कि हर मौके को उन्होंने इस्तेमाल किया है पीपल्स पार्टी को नुकरे लगाने के लिए। 27वीं आईनी तरमीम में जब बिलावल ने ये क्रेडिट लेने की कोशिश की बाजार में जाके कि जी मैंने देखे ना 27वीं आईनी तरमीम में एनएफसी भी बचा लिया, सूबों को भी बचा लिया, और हम जनाब अपनी इंडिपेंडेंस भी रखे हुए हैं, और अपनी माँ का और नाना का और बाप का मैंने बदला भी ले लिया जुडिशरी से, जो हमारे साथ वो ज्यादती करते रहे। तो वो सिंध में बहुत अतरा के चलते हैं इस बात के ऊपर। लेकिन इसी चीज को बुनियाद बनाकर नून लीग ने एस्टेब्लिशमेंट के सामने अपना पूरा मुकदमा पेश किया है कि जनाब हम तो सुबह 28वीं तरमीम जितने सूबे बनाने हैं बना लें, जितनी आपने एनएफसी का रिवर्सल करना है करें, हमें कोई इतराज नहीं है। पीपल्स पार्टी अपने मादे से मुकर रही है, लिहाजा ये 2.5 साल वाली डील भी ऑफ है। और इसी चक्कर में उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात की सूरत में वो जो अपना नंबर गेम भी है वो सेट कर लिया है। तो ये इस वक्त टोटल सिनारियो जो है वो बन रहा है, लेकिन हड्डी वहीं फंसी हुई है, नवाज शरीफ का दोबारा वजीर आजम बनना। अब जरा इसको थोड़ा सा आप इसको ब्रॉडली देखें ना, इस वक्त मसला यह है कि ओहदे 2-3 हैं, बंदे उम्मीदवार बहुत है। वजीर आजम नवाज शरीफ दोबारा बनना चाहता है, सबसे बड़ी उसके रस्ते में रुकावट आसिम मुनीर नहीं है, इमरान खान नहीं है, शहबाज शरीफ है। उसके बाद और किसी हद तक मरियम भी है, क्योंकि मरियम को यह पता है कि अगर मेरे अब्बा जी वापस वजीर आजम बन गए तो इन्होंने पंगे फिर लेने हैं और मेरी चलती चलाती जो सीएमशिप है वो भी फारिग होती रहेगी। अच्छा, दूसरी तरफ अब इसी तरह से जो 2-3 ओहदे हैं, आईएसआई का चीफ है, नया वाइस चीफ बनना है, ये भी, और इसके लिए भी 20-25 उम्मीदवार बैठे हुए हैं। तो इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये वाली खींचातानी बहुत जोरों पे है। इमरान भाई, लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्योंकि कुछ पसे पर्दा भी हो रहा है, हम उन चीजों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। यानी आप उनको बता दें, मैंने इस वक्त हांडी जो है चढ़ाई हुई है, दम पे है। मैं यही अर्ज कर रहा था साबिर भाई जी कि हमारे हाजमे के लिए बहुत सारी चीजें हैं, वो हम हजम कर लेंगे। पब्लिक का सवाल वही है जो शहजाद अकबर साहब ने दबे लफ्जों में उसका जवाब भी दिया, और मैं ये पिछले 1 साल से बता रहा हूं कि नवाज शरीफ की डिमांड वही है कि मुझे इमरान खान से छुटकारा लेकर दो। अगर कोई भी आदमी ये समझता है कि नवाज शरीफ के अंदर थोड़ा सा भी जमहूरीपन बाकी है तो वो नवाज शरीफ की मीडिया टॉक उठाकर देख ले। मियां नवाज शरीफ का और परवेज रशीद का घिनौना चेहरा पूरी कौम के सामने आ चुका है और बड़ा क्लियरली आ चुका है। इनका डेमोक्रेसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिविलियन सुपरमेसी में मानने वाले नहीं है, ये अपने मुखालिफिन को क्रश करके, खत्म करके और पूरा मैदान खाली करके अकेले खेलने के आदी हैं। इमरान खान साहब जो कहते थे ना, ये उसके साथ खेलते हैं हमेशा, अंपायर को साथ मिला के। तो ये एग्जैक्टली मियां नवाज शरीफ साहब ने साबित किया जो इमरान खान ने कहा था, बात वही है। ये इमरान खान से पक्का छुटकारा चाहते हैं और उस चक्कर में मियां साहब ब्लैकमेल करते रहते हैं। जब उनका दाव लगता है वो ये डिमांड, मेरे ख्याल में वो बार बार इसी डिमांड की वजह से, और कोई बात समझ नहीं आती है, इसके अलावा कोई बात लॉजिकली है नहीं। सर, नून लीग और आले शरीफ की सियासत जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी और जुल्फकार अली भुट्टो के जस्ते खाकी की कोख से जन्म लेती है। ये इनकी सियासत वहां से शुरू हुई है और जो आज तक जारी है। इस दौरान भुट्टो खानदान का हशर नशर हो गया, लेकिन इस आले शरीफ का बाल भी कोई बीका नहीं कर सका, और अब वही चीजें हैं। तो इसी के साथ तो देखते हैं जनाब, 9 मन तेल और फिर राधा नाचेगी या नहीं। और दूसरा ये कि तमाम इंस्टीट्यूशंस इस आले शरीफ के गुलाम बनाने के लिए उनके सामने सरबसजूद होंगे या नहीं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू।